जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात करने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की दोस्तों। ये स्टार्ट कर रहे हैं हम वर्ल्ड ज्योग्राफी दोस्तों, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट होगी आपका ब्रह्मांड एवं सौरमंडल दोस्तों। उसके पीवाईक्यूज हैं, इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर देखना चाहते हैं तो देखिए आप दोस्तों। जरूरी बात यह है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखेंगे तो आपका भला है, नहीं भी देखेंगे तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं हो रही है दोस्तों, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि जैसा कि आरओ का पेपर बना हुआ है इस समय, आरओआर के पेपर ने जो एक चेंज लाया है दोस्तों, वैसा ही पेपर यूपीपीसीएस का भी बनने वाला है। क्योंकि अब आयोग थोड़ा चेंज चाहता है, उसने चेंज किया है और वो करेगा। वो इस चीज को एक अलग दिशा में देख रहा है दोस्तों। अब आप देखिए कि जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पी बाई क्यू की अगर किसी ने एनालिसिस की है, अगर किसी ने उस पी बाई क्यू की रिसर्च की है, वो क्वेश्चन वहां से अराइज हो रहे हैं दोस्तों। वहां से क्वेश्चन वो बन रहे हैं और वहां से वो क्वेश्चन आए। तो बेहतर ये है कि पहले पी बाई क्यूज कर लीजिए और उन्हें समझ लीजिए, और उसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको दोस्तों एक एनालिसिस के साथ आगे बढ़िए दोस्तों। उसी की दिशा में ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है, पहला वीडियो है। यूपीपीसीएस के दिन ज्यादा नहीं बचे हैं, 1 अगस्त हो चुका है। कुल मिला के 70 दिन आपके पास हैं। समझ रहे हैं आप, 12 अक्टूबर का एग्जाम है। तो प्लीज फोकस से पढ़िए, फोकस से देखिए, और आप कोई भी गलती करने की गुंजाइश नहीं कर सकते हैं। देयर इज ए बहुत कम टाइम, देयर इज ए फ्यू टाइम, जो आपको अपने एग्जाम्स में बेहतर इफिशिएंसी दिला सकता है। इसलिए बेहतर तरीके से पढ़िए एंड अच्छे से पीवाईक्यूज करते रहिए, और अपना जो भी पढ़ रहे हैं नोट्स वगैरह उनको अच्छे से करते रहिए दोस्तों। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज यानी कि मॉक टेस्ट लगाना मत भूलिए। बार बार कह रहा हूँ, प्रैक्टिस ही आपको आपकी सफलता की तरफ ले जाएगी। बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चंस माइनर गलत किए हैं, ठीक है। जैसे वो बॉम्बे में आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन लोगों ने पूना लगाया है, बॉम्बे है उसका आंसर। बहुत सारी माइनर मिस्टेक्स हैं। साइंस में कुछ क्वेश्चंस की माइनर मिस्टेक्स हैं। 10 की पावर -9 मीटर को खोज रहे हैं उसमें, जो 1 नैनोमीटर है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस भी हैं, तो इसलिए आप प्लीज पीवाईक्यू पे विशेष ध्यान दीजिए दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में। बैक बैक टू द पॉइंट, सौरमंडल से बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से किस गैस को सूर्य के क्रोमोस्फीयर में सर्वप्रथम खोजा गया दोस्तों? पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है। कौन सी गैस थी जो सर्वप्रथम खोजी गई क्रोमोस्फीयर में? ये थी आपकी हीलियम। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में लगता है यार क्रिप्टॉन तो नहीं थी, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है दोस्तों। बट कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना है, इससे गुड थिंग। आपको पीवाईक्यू करिए और उन्हें बार बार करिए दोस्तों, ठीक है। तो क्या थी? हीलियम। हीलियम की खोज दोस्तों 1868 में एक ग्रहण पड़ा, उसके दौरान क्रोमोस्फीयर में देखी गई। उत्सर्जन जो है लाइनों से हुई थी, कुछ उत्सर्जन लाइनें बनी उनसे हुई। हीलियम एक रासायनिक तत्व है जो प्राय गैसीय अवस्था में पाया जाता है। किसमें? गैसीय अवस्था में रहता है। यह एक निष्क्रिय है, कैसी अक्रिय गैस है, यानी कि नोबल गैस है दोस्तों। यह गैस रंगहीन, कोई रंग नहीं होता है, गंधहीन, कोई गंध नहीं होती है, स्वादहीन तथा विषहीन भी है दोस्तों। इसका परमाणु क्रमांक 2 है। सभी तत्वों में इसका क्वथनांक एवं गलनांक सबसे कम है। मानना यह है कि सभी जितने एलिमेंट हैं इसका क्वथनांक और गलनांक सबसे कम है दोस्तों। किसका? हीलियम का दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है दोस्तों। आपको पता होगा ब्रह्मांड, तो ब्रह्मांड जो है की उत्पत्ति के संबंध में बिग बैंग थ्योरी की बात हुई दोस्तों, ठीक है। आकाशगंगा ब्रह्मांड सौरमंडल की उत्पत्ति से रिलेटेड ये सिद्धांत है दोस्तों। वहीं जॉर्ज लेमेंटियर जो है उसने इनकी प्रतिपादन किया। बाद में रॉबर्ट वैगनर ने 1967 में सिद्धांत की व्याख्या प्रस्तुत की, और 2001 में माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्रोब नामक अनुसंधान में इसकी पुष्टि की गई दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं सुपरनोवा। सुपरनोवा क्या है दोस्तों? सुपरनोवा एक मृत प्राय तारा है। क्या है? एक डेड स्टार है दोस्तों। सुपरनोवा एक मृत प्राय तारा होता है, जो खगोल शास्त्र में सुपरनोवा किसी तारे के भयंकर विस्फोट को कहते हैं। इससे निकला प्रकाश एवं विकिरण इतना जोरदार होता है कि कुछ समय के लिए अपने आगे पूरी आकाश गंगा को भी धुंधला कर देता है दोस्तों। गॉट इट? एंड अपनी चरम सीमा में कुछ ही हफ्तों में, महीनों में इतनी ऊर्जा प्रसारित कर सकता है कि हमारा सूरज अपने अरबों साल के जीवन में नहीं करेगा। ये बात हो रही है सुपरनोवा और एक मृत प्राय तारे की दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट, ब्लैक होल की सर्वप्रथम जानकारी किसने दी? ये क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, मिस मत कीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा कीजिए। तो एस चंद्रशेखर जी ने ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, ब्लैक होल एक खगोलीय क्षेत्र है जहां गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश सहित कुछ भी इसके खिंचाव से बच नहीं सकता, तथा यह सिमट गया तारा भी इसको कहा जाता है,
कि ये इतनी ज़्यादा डेंसिटी होती है, इतना ग्रेविटेशनल फोर्स है कि अपनी तरफ सारी चीज़ों को ये अट्रैक्ट कर लेता है, खींच लेता है दोस्तों। अमेरिका के एक खगोलविद थे, इंडियन अमेरिकन थे वो, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। तो उन्होंने एक चंद्रशेखर सीमा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं, चंद्रशेखर सीमा कहलाती है दोस्तों। इस सिद्धांत के अनुसार सफेद बौने तारे एक निश्चित द्रव्यमान प्राप्त करने के बाद अपने भार में और अधिक वृद्धि नहीं कर सकते हैं, अंततः में वे ब्लैक होल या कृष्ण छिद्र बन जाते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, श्याम विवेर होता है दोस्तों, ऊपर बात कर चुके हैं, सिमट गया तारा, इसको भी ब्लैक होल कहते हैं दोस्तों इसको। नेक्स्ट है वह सीमा, ऊपर बात हो चुकी है, चंद्रशेखर, मैं रिपीट नहीं करूंगा, रिपीटेड क्वेश्चन आप खुद से करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है कृष्ण छिद्र एक ऐसी खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता। बात सही है कि उसको आप दूरबीन से नहीं देख सकते, क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ ग्रेविटी, देयर इज अ लॉट ऑफ डेंसिटीज, एंड उसका कारण क्या है, कृष्ण छिद्र गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि वह प्रकाश को भी बच निकल नहीं देता, क्योंकि वहां पर प्रकाश पहुंचता ही नहीं है, और आपको दूरबीन से देखने के लिए देयर इज ए नीड ऑफ लाइट, प्रकाश की जरूरत पड़ेगी। तो ए इज द राइट आंसर, यानी कि ए आर दोनों सही हैं। आर ए को एक्सप्लेन भी भरपूर कर रहा है दोस्तों, आप एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो इसका। क्वेश्चन नंबर 8 और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और गलतियां होने के चांस भी होते हैं। इस क्वेश्चन को इंपोर्टेंट मार्क्स कर लो, जो मैं बता रहा हूँ इसको इंपोर्टेंट लगा लो, आई लगा लो इंपोर्टेंट। मैसान की खोज की हिडेकी युकावा ने, ये क्वेश्चन आया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार कह रहा हूँ। मैसान की खोज की हिडेकी युकावा ने, पॉजिट्रॉन की खोज की सीडी एंडरसन एवं यूएस हैप ने, सूर्य एवं तारों में ऊर्जा उत्पादन का सिद्धांत किया एच ए बैथे ने, पैरा यूरेनियम तत्व का संश्लेषण किया एनको फर्मी ने नहीं, किसने, एनको फर्मी ने नहीं, ये किया दोस्तों नाभिकीय रिएक्टर का वैज्ञानिक एनको फर्मी के निर्देशन में हुआ। तो एनको फर्मी ने क्या किया, नाभिकीय रिएक्टर वैज्ञानिक एनको फर्मी के निर्देशन में अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में बनाया गया। बट पैरा यूरेनियम का तत्वों का जो संश्लेषण है वो किसने किया दोस्तों, इन्होंने नहीं किया, मतलब क्या नाम है, एनको फर्मी ने। देखो मैसान की खोज हिडेकी युकावा ने जापान की है, इन्होंने की। पॉजिट्रॉन की खोज सीडी एंडरसन अमेरिका की, इन्होंने की। सूर्य और तारों में ऊर्जा उत्पादन की सिद्धांत का प्रतिपादन एच ए बैथे ने, सूर्य और तारों में ऊर्जा उत्पादन, जो एच ए बैथे कहाँ के, जर्मनी की। प्रथम नाभिकीय रिएक्टर वैज्ञानिक जो है एनको फर्मी के निर्देशन में अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में बनाया गया दोस्तों। इन्होंने क्या बनाया, शिकागो विश्वविद्यालय में क्या बनाया, प्रथम नाभिकीय रिएक्टर वैज्ञानिकों ने बनाया दोस्तों। तो डी इज द राइट आंसर, ए बी सी इसके, डी इसका रॉन्ग आंसर हो गया, मतलब ए बी सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वर्ष 1998 में नियोनिड उल्का दृष्टि थी, क्या थी दोस्तों, तुला तारामंडल में घटने वाली एक परिघटना, ये गलत हो गया, ये नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसका आंसर है ऑलरेडी 2, 3, 4, यानी कि 1998 में नियोनिड उल्का दृष्टि थी, वो एक परिघटना जो 33 वर्ष बाद फिर घटी थी। एक परिघटना जिससे टेम्पल ट्यूटल नामक धूमकेतु जुड़ा था, एक टूटते तारे की परिघटना दोस्तों। आकाश से गुजरने वाली कठोर पदार्थ की वह संतति, वह संहति जो पृथ्वी के वायुमंडल के साथ घर्षण द्वारा गर्म होकर जलने लगती है, उसे उल्का कहते हैं। उल्का का सामान्य रूप से टूटता तारा या लियोनिड भी कहा जाता है दोस्तों। यह आकाश में प्रकाश की चमकती हुई चमकीली लकीर सदस्य होती है, जिन्हें टूटने वाला तारा कहा जाता है। कुछ पिंड वायुमंडल के घर्षण से पूर्णतः जल नहीं पाते हैं और चट्टानों के रूप में पृथ्वी पर आ गिरते हैं, जिन्हें उल्का पिंड कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से यह किसका मत है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है दोस्तों। यह 12 मेयर का दोस्तों, पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है, ये मत था 12 मेयर का। ऐसे क्वेश्चन कई बार मिस हो जाते हैं। तो 12 मेयर का मत था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। इनकी प्रमुख रचना है बृहत संहिता और पंच सिद्धांत का। 12 मेयर की रचना है दोस्तों बृहत संहिता और पंच सिद्धांत का। आर्यभट्टियन और सूर्य सिद्धांत का आर्यभट्ट की रचना है दोस्तों। क्या है, आर्यभट्टियन और सूर्य सिद्धांत तक जो है आर्यभट्ट की रचनाएं हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट, तारे का रंग सूचक है उसके टेम्परेचर का। तारे का जो सूचक है वो उसके टेम्परेचर से सूचक होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाओ, देखो ये भी पढ़ लो एक बार। तारों का रंग उसके नियमित वर्णक्रम जो स्पेक्ट्रम है, अर्थात उसकी जो तरंग दैर्घ्य है, वेवलेंथ के विकिरण की तीव्रता के आधार पर निर्धारित किया जाता है। किसी भी तारे का रंग उसके तापमान का सूचक होता है दोस्तों। सूर्य एक तारा है, इसकी सतह का तापमान 5500 डिग्री से 6000 डिग्री तक होता है दोस्तों। सूर्य का रंग पीला होता है। तारों में नाभिकीय संलयन की क्रिया से ऊष्मा उत्पन्न होती है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई जो तारा है, सूर्य तारा है, उसमें कौन सी
ऊष्मा उत्पन्न होती है किस क्रिया से? नाभिकीय संलयन, इसे बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन दोस्तों। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फिजन। विभिन्न रंग के तारों का ताप निम्नलिखित है दोस्तों। तो सबसे ज्यादा जो तारे का ताप होगा वो होगा नीले तारे का। नीले तारे का ताप होगा 50,000 से 28,000 डिग्री केल्विन। वही नीला श्वेत तारे का होगा 28,000 से 10,000 केल्विन। श्वेत का होगा 10,000 से 7,500 केल्विन। श्वेत पीला का होगा 7,500 से 6,000। पीले का 6,000 से 4900 डिग्री। नारंगी का 4900 से 3500 डिग्री। लाल का 3500 से 2800 डिग्री केल्विन होता है दोस्तों टेम्परेचर। ये रंग के तारों का टेम्परेचर है, तारों के रंग का उसका नियमित स्पेक्ट्रम की बात हो रही है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे ज्यादा नीले का और सबसे कम होता है लाल तारे का टेम्परेचर, याद रखना। नेक्स्ट आते हैं, ये कई बार क्रोनोलॉजी में भी आ सकता है, तो एक बार प्लीज देख लीजिएगा इसको अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 12, एक निश्चित आकृति में, कलर चेंज कर दूं, निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह कहलाता है दोस्तों नक्षत्र, कॉन्स्टेलेशन कहते हैं इसको। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह नक्षत्र कहलाता है। अर्थात खगोल शास्त्र में आकाश में दिखने वाले कुछ चमकीले तारों का ऐसा समूह जो एक तल में स्थित होता है, दिखता है, तारामंडल अथवा नक्षत्र कहलाता है दोस्तों। सेंटोरस सबसे बड़ा तारामंडल है, याद रखना। क्या नाम है इसका? सेंटोरस, जिसमें 94 तारे हैं। हाइड्रा में कम से कम 68 तारे हैं। न्यारका प्रकाशवान आकाशीय पिंड है जो गैस एवं धूल कणों से निर्मित है दोस्तों। वहीं एंड्रोमेडा पृथ्वी का सबसे निकटतम न्यारका है दोस्तों। क्या है? एंड्रोमेडा पृथ्वी की सबसे निकटतम न्यारका है दोस्तों। ठीक है, तो नक्षत्र कहते हैं जो तारों का समूह है। नेक्स्ट बात करते हैं, आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है, यह सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में, आकाशगंगा सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में वर्गीकृत की गई है। आकाशगंगा या मंदाकिनी ब्रह्मांड में विभिन्न द्रव्यों के एक साथ संकेंद्रण के फलस्वरूप तारों का निर्माण होता है। इन तारों का बड़ा समूह मिलकर आकाशगंगा का निर्माण करता है। हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है जिसे दुग्ध मेखला यानी कि मिल्की वे कहते हैं। इसकी आकृति कैसी है? सर्पिल है दोस्तों। इसकी आकृति सर्पिल आकार की है, सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में है आपकी अपनी आकाशगंगा। नेक्स्ट है, किसके दिन की अवधि तथा उसके अक्ष का झुकाव सन्निकट पृथ्वी के समान है, वह सत्य दोस्तों। देखो इन सारे जितने भी हैं ये पृथ्वी से दूरी के क्रम में है दोस्तों। मंगल की दूरी सबसे कम है, मंगल की दूरी पृथ्वी का झुकाव मंगल के झुकाव के समान है और इसका परिक्रमण काल भी लगभग समान है दोस्तों। तो किसके दिन की अवधि इसके अक्ष के झुकाव के सन्निकट पृथ्वी के ही समान है? मंगल दोस्तों। किसकी? मार्स की अवधि है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ऊपर हम बात कर चुके हैं। नाभिकीय संलयन और गुरुत्वीय संकुचन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। तारे अपनी ऊर्जा दोस्तों, तारे अपनी ऊर्जा नाभिकीय संलयन और गुरुत्वीय संकुचन से प्राप्त करते हैं, यानी कि ये ए आंसर है, 1 और 2 इज द राइट आंसर। रासायनिक अभिक्रिया और नाभिकीय विखंडन से कोई लेना देना नहीं है। तारों को अपनी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए नाभिकीय संलयन और गुरुत्वीय संकुचन की क्रिया से गुजरना पड़ता है। तारे अपनी ऊर्जा नाभिकीय संलयन से प्राप्त करते हैं तथा अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण संकुचित हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनका जो तापमान है बढ़ जाता है और नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन गैस होती है जो निरंतर क्रोड में होकर हीलियम में, ठीक है, हीलियम में परिवर्तित होती रहती है दोस्तों। इस प्रक्रिया से मुक्त ऊर्जा के कारण तारों की सतह का तापमान बना रहता है दोस्तों। सम्मिलित करना है क्या? ग्रह, देखो यूरेनस एक ग्रह है। उपग्रह की बात करें तो उपग्रह चंद्रमा किसी का उपग्रह है, सैटेलाइट है पृथ्वी का। पुच्छल तारा हेली एक पुच्छल तारा है। कृत्रिम उपग्रह है क्या? मैरिनर दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में लगभग कितना समय लगता है? यह 8 मिनट। सूर्य एक तारा है जो पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ये आंकड़े और डेटा याद रखना। ठीक है, इसके प्रकाश की पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है। इसके सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सी है। सूर्य का बाहरी भाग क्रोमोस्फीयर कहलाता है। सूर्य के केंद्रीय भाग को कोर कहा जाता है जिसका तापमान 15 कितना है? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ 50 लाख डिग्री सी है इसका तापमान। सूर्य के केंद्रीय भाग का कोर का तापमान है करीब कितना? 1.5 करोड़ डिग्री सी। नेक्स्ट आते हैं, अंतरिक्ष यात्री को, अभी शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में गए थे, आपको पता होगा। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है दोस्तों, कैसा? काला। अंतरिक्ष यात्री को आकाश पे देखने पर ऊपर काला रंग दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश का रंग काला दिखाई पड़ता है क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल अनुपस्थित होता है जिससे प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता। क्योंकि वायुमंडल से क्या होता है? बहुत सारी गैस, बहुत सारी हवाएं, धूल कण, बहुत सारे जो
सैटेलाइट के उपकरण वगैरह होते हैं, ये क्या है, वहां पर प्रकीर्णन करते हैं, प्रकाश से टकराते हैं। बट वायुमंडल जब अनुपस्थित है, प्रेजेंट ही नहीं है, तो वहां पर प्रकीर्णन नहीं हो पाता। तो पृथ्वी से आकाश का रंग सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही नीला दिखाई देता है दोस्तों। अब पृथ्वी से जब आकाश का रंग देखते हो तो क्या है, नीला, क्योंकि आप जब आंखें आपकी जाती हैं तो ऊपर की तरफ जो आपका आकाश पड़ता है वहां पर बहुत सारा प्रकीर्णन की प्रक्रिया होती है, इसलिए वो नीला बन जाता है। सूर्य में न्यूक्लियर, याद रखना, प्रकीर्णन की प्रक्रिया से होता है। न्यूक्लियर ईंधन होता है सूर्य में, न्यूक्लियर ईंधन होता है, न्यूक्लियर ईंधन होता है, बार बार कह रहा हूं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हीलियम नहीं हाइड्रोजन, क्योंकि हीलियम हाइड्रोजन में कन्वर्ट होता है दोस्तों। सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन में मुक्त हाइड्रोजन, ये परसेंटेज पूछ सकता है, 85% होता है। वास्तव में सूर्य समेत किसी भी तारे की रचना न्याहरिका की सदृश पदार्थों के संलयन से होती है। न्याहरिका में अधिकांश भाग हाइड्रोजन 80% तथा कुछ भाग हीलियम यानी कि 15% होता है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं। सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ गैसीय और प्लाज्मा अवस्था में होते हैं। ध्यातव्य है कि प्लाज्मा अवस्था ठोस, द्रव एवं गैस अवस्था के बाद चौथी अवस्था है। ठोस, द्रव और गैस के बाद चौथी अवस्था क्या है, प्लाज्मा। अतः उपरोक्त में से कोई भी विकल्प सही नहीं है, गलत दे रखे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है, वरुण। सूर्य की परिक्रमा करने में सर्वाधिक समय वरुण यानी कि नेपच्यून लेता है, जो 164.8 पार्थिव वर्षों में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करता है। जबकि बुध सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह है, जो सूर्य का सबसे कम समय यानी कि 88 दिन में परिक्रमा पूरी करता है दोस्तों। ग्रीक लोग इसे अपोलो के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो क्या हो गया, सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है, वरुण। नेक्स्ट, ब्लू मून इंपोर्टेंट है, याद रखने वाली बात है, ब्लू मून परिघटना है दोस्तों। ब्लू मून एक ऐसी परिघटना है, एक ऐसा इवेंट है जब एक माह में 2 पूर्णिमाएं पड़ती है। जब एक महीने में 2 पूर्णिमाएं हो तो ब्लू मून की जो इवेंट है, परिघटनाएं होती है। प्रत्येक 2.7154 वर्ष में एक ऐसा माह आता है जिसमें पूर्णिमा 2 बार होती है, किंतु दोनों पूर्णिमाओं के बीच अंतर लगभग 29.5 दिन का ही होता है। जिस माह में 2 पूर्णिमा होंगे उसको दूसरे पूर्णिमा को ब्लू मून कहा जाएगा दोस्तों। क्या कहा जाएगा, ब्लू मून कहा जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सूर्य ग्रहण, सूर्य का ग्रहण, सूर्य एक्लिप्स कब होता है दोस्तों, ये होता है प्रतिपदा को। सूर्य ग्रहण, सूर्य एक्लिप्स की स्थिति तब आती है जब पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है दोस्तों। जैसे पृथ्वी ये है, मैं मान लूं ये, और ये है सूर्य, ठीक है, इसके बीच में हमारा चंद्रमा आ जाता है, ये चंद्रमा है मून। तब क्या होता है, सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती है जब चंद्रमा क्या है, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच में मून है, ये मून आ जाता है, जिसके कारण चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है। यह स्थिति सदैव प्रतिपदा यानी कि अमावस्या को होती है, जिसके विपरीत चंद्र ग्रहण की स्थिति सदैव पूर्णिमा के दिन होती है, क्योंकि चंद्र ग्रहण तभी होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है दोस्तों। यानी कि चंद्र ग्रहण कब होगा, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है दोस्तों। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया सूर्य ग्रहण दोस्तों। ठीक है, प्रतिपदा यानी कि अमावस्या के दिन। वहीं चंद्र ग्रहण की स्थिति सदैव पूर्णिमा के दिन होती है, क्योंकि चंद्र ग्रहण तभी पड़ता है दोस्तों जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी रिपीटेड क्वेश्चन है। पुच्छल तारे की दिशा की बात हो रही है। पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है दोस्तों, कहाँ होती है पूंछ की दिशा, सदैव होती है दोस्तों सूर्य से दूर। बी इज द राइट आंसर है। यानी कि धूमकेतु या पुच्छल तारा चट्टान, धूल और जमी हुई जो गैसें हैं उसके बने होते हैं। सूर्य के समीप आने पर गर्मी के कारण जमी हुई गैसें और धूल के कण सूर्य से विपरीत दिशा में फैल जाते हैं और सूर्य की रोशनी परिवर्तित कर चमकने लगती है। पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव सूर्य से दूर होती है दोस्तों। सो बी इज द राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है 25 क्या है, पृथ्वी जून की अपेक्षा दिसंबर में तीव्रतर गति से भ्रमण करती है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। पृथ्वी जून की अपेक्षा दिसंबर में तीव्रतर गति से भ्रमण करती है। पृथ्वी की गति सर्वोच्च होती है जब वह सूर्य से निकटतम दूरी पर स्थित होती है। पृथ्वी की गति सर्वोच्च होती है जब वह सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है दोस्तों। बात दोनों सही है। और दिसंबर में पृथ्वी सबसे ज्यादा करीब होती है सूर्य के दोस्तों, और जून में सबसे ज्यादा दूर होती है और सबसे करीब होती है दिसंबर में। तो ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी दोस्तों। पृथ्वी जून की अपेक्षा दिसंबर में तीव्रतर गति से भ्रमण करती है, क्योंकि पृथ्वी की गति सर्वोच्च होती है जब वह सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है। अतः कथन ए और कारण दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है। पृथ्वी की गति तब सर्वोच्च होती है जब वह सूर्य के निकटतम दूरी पर होती है।
हम जानते हैं कि पृथ्वी उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु में जून की अपेक्षा अधिक नजदीक होती है, इसलिए पृथ्वी जून की अपेक्षा दिसंबर में तीव्रतर गति से भ्रमण करती है दोस्तों। नेक्स्ट है, सूर्य की विकिरण ऊर्जा किसका परिणाम है? सूर्य की जो विकिरण ऊर्जा है किसका परिणाम है दोस्तों, बताइए। ये आपका क्या है? आपका सूर्य की विकिरण ऊर्जा, उसका जो मुख्य सोर्स है नाभिकीय संलयन दोस्तों। क्या है? नाभिकीय संलयन के द्वारा प्राप्त होने वाली विकिरण ऊर्जा है। वस्तुतः इस प्रक्रिया के हाइड्रोजन के जोड़े नाभिक आपस में मिलकर हीलियम के अपेक्षाकृत बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया में विशाल मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है जो सूर्य की ऊर्जा का सोर्स है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट 27 है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन के द्वारा। नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है, ग्रह एवं उपग्रह की बात कर रहे हैं। शनि ग्रह वायुमंडल में उपस्थित निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? यह मीथेन। शनि ग्रह के वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन और अमोनिया गैसें मुख्य रूप से पाई जाती हैं। शनि ग्रह का वायुमंडल अधिकांश जो है हाइड्रोजन गैस से निर्मित है। इसके बाद हीलियम की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। मीथेन और अमोनिया की भी अल्प मात्रा पाई जाती है दोस्तों। किसमें किसमें पाई जाती है? शनि ग्रह के वायुमंडल में दोस्तों। मैच करना है आपको, क्या है? मंगल। मंगल है आपका लाल ग्रह होता है। ठीक है। यूरेनस, यूरेनस होता है आपका हरा ग्रह दोस्तों। शुक्र होता है आपका सबसे चमकदार, और पृथ्वी कैसा? नीला ग्रह। ये मैचिंग में आपके सिंपल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर पूरब से पश्चिम की ओर, किससे? पूरब यानी कि ईस्ट से वेस्ट की ओर घूमता है, घड़ी की सुई के अनुकूल दोस्तों, वह है शुक्र। सभी ग्रह यानी कि एंटी क्लॉकवाइज पश्चिम से पूर्व दिशा में सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जबकि शुक्र और अरुण यानी कि क्लॉकवाइज, कैसे? क्लॉकवाइज पूरब से पश्चिम की दिशा में सूर्य का चक्कर लगाते हैं, शुक्र और अरुण। शुक्र जो है सूर्य का दूसरा सबसे नजदीक स्थित ग्रह है। इसका आकार, त्रिज्या और भार हमारी पृथ्वी के आकार, त्रिज्या और भार से समानता रखता है। यह सबसे गर्म और चमकीला ग्रह है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, पृथ्वी के तरल कोण से भिन्न चंद्रमा का कोण है ठोस। कैसा है? ठोस। पृथ्वी के तरल कोण से भिन्न चंद्रमा का कोण ठोस है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र और सौर प्रणाली का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है। चंद्रमा की उत्पत्ति पृथ्वी से मानी जाती है। चंद्रमा पर 20 जुलाई 1969 में अपोलो 11 मानव युक्त प्रथम अंतरिक्षयान उतरा था। चंद्रमा भूकंपीय दृष्टि से निष्क्रिय है। इसका कोण ठोस तथा दृढ़ है। चंद्रमा पर पृथ्वी सदृश वायुमंडल नहीं है दोस्तों। क्या नहीं है? पृथ्वी सदृश वायुमंडल नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं 32, चंद्रमा को जितनी सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है उसका 7% परावर्तित होता है। पृथ्वी द्वारा प्राप्त सूर्य की रोशनी का कितने प्रतिशत खगोल भौतिक वैज्ञानिकों के अनुसार परावर्तित होता है दोस्तों? यह 35%। कितना? 35%। सूर्य तप और पार्थिव विकिरण में संतुलन के कारण पृथ्वी पर औसत तापमान एक समान रहता है। सूर्य ताप और पृथ्वी विकिरण में जो संतुलन के कारण दोस्तों, इस संतुलन को ही पृथ्वी का ऊष्मा बजट कहते हैं। क्या कहते हैं? हीट बजट। ऊष्मा की कुल 100 इकाइयों में से 35 इकाइयां पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने के लिए पहले ही अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती हैं। शेष 65 इकाइयां अवशोषित होती हैं। इनमें 14 इकाई वायुमंडल में, 51 इकाई पृथ्वी के धरातल द्वारा अवशोषित की जाती है। इनमें 17 इकाइयां सीधे अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती हैं। ठीक है। यह है आपका क्या है? ऊष्मा बजट। प्रत्यक्ष पार्थिव विकिरण, तापीय संवहन व ऊष्मा विक्षोभ, बाष्पीकरण व संघनन की गुप्त ऊष्मा के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, ग्रहों को उनके आकार के आधार पर अवरोही क्रम में लगाना है दोस्तों। उनके आकार के आधार पर आप अवरोही क्रम में लगाइए दोस्तों। सबसे बड़ा क्या है? बृहस्पति, तो 4 पहले है। फिर क्या है दोस्तों? क्या हो गया? सबसे पहले बृहस्पति, फिर शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। तो बुध सबसे छोटा ग्रह है, पृथ्वी सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों। कौन सा? बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। तो ए इज द राइट आंसर हो गया इसमें। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। कौन सा? बृहस्पति, पृथ्वी और मंगल और शुक्र सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों। अवरोही क्रम में देखा जाए तो बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, वरुण, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद शुक्र, मंगल और बुध दोस्तों। ये है आकार के हिसाब से। निम्न ग्रहों पर विचार कीजिए, वह सही क्रम कौन सा है जिसमें ग्रहों की परिधियां सूर्य के निकटतम से प्रारंभ करते हुए स्थित होती है दोस्तों? क्या है?
जो ग्रहों की परिधियां सूर्य के निकटतम से प्रारंभ करती हैं एवं स्थित होती हैं दोस्तों। यह डी क्या है, बुध। बुध के बाद है आपका शुक्र, उसके बाद है क्या आपका बृहस्पति, उसके बाद है शनि। 4 3 1 2। सूर्य से दूरी के क्रम में ग्रहों की स्थिति क्रम से इस प्रकार है, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण। ये दूरी के क्रम में बात कर रहे हैं। सबसे पहले बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी यानी कि तीसरे नंबर पे, चौथे पे मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, अरुण, वरुण। ग्रहों में सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण बल बृहस्पति का है। पूछा जाए तो सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स किसका है, बृहस्पति का। बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल को पार्थिव ग्रह कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लेनेट कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है, हमारे सौर मंडल में सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है, यह है शुक्र दोस्तों। सौर मंडल में सबसे चमकदार ग्रह है शुक्र। ठीक है, शुक्र है। शुक्र ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं। आकार व द्रव्यमान में पृथ्वी से समानता के कारण इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। बुध और शुक्र के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट, दो ग्रह जिसके उपग्रह नहीं है वो हैं बुध एवं शुक्र। क्या है, बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित ग्रहों में से किसका सुबह का तारा तथा संध्या का तारा भी कहा जाता है दोस्तों। वो कहता है वो है शुक्र। शुक्र ग्रह पृथ्वी का सर्वाधिक निकट ग्रह है। द्रव्यमान तथा आकार में पृथ्वी के समान होने के कारण इस पृथ्वी की बहन कहा जाता है। सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता 70% होने के कारण शुक्र सौर मंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। शुक्र पर सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, कैसे, एक्टिव वल्केनो पाए जाते हैं, जिसके कारण इसके वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड के घने बादल पाए जाते हैं दोस्तों। यह पृथ्वी से नजदीक होने के कारण सुबह तथा शाम को दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे सुबह का तारा अथवा संध्या यानी कि शाम का तारा कहा जाता है। नोट की जाए तो बुध को भी सुबह एवं शाम के तारे के रूप में 3 बार दिखाई देता है, जिसके कारण इसकी साइडेनिक अवधि 116 का दिन है। क्या है, 116 दिन का दोस्तों। नेक्स्ट है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है, शुक्र। क्या है, शुक्र। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, कौन सा नहीं दोस्तों। सौर मंडल का बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध ग्रह। सौर मंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह है शुक्र ग्रह। सौर मंडल का मंदतम गति वाला ग्रह है वो है आपका दोस्तों कौन सा, 5वां ग्रह है, जिसको कहते हैं बृहस्पति। डी इज द नॉट गुड, डी इज नॉट राइट आंसर। सौर मंडल में बृहस्पति सूर्य से दूरी के क्रम में 5वां ग्रह है तथा सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जबकि बुध सबसे छोटा ग्रह है। शुक्र सबसे चमकीला तथा गर्म ग्रह है। मंगल ग्रह का सूर्य की कक्षा में परिभ्रमण काल 687 दिन है, जबकि वरुण का सूर्य की कक्षा में प्रभ्रमण काल जो परिभ्रमण काल है वो 164.8 वर्ष है दोस्तों। सूर्य के निकटतम ग्रह है बुध। बुध जो है सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। सूर्य के सर्वाधिक नजदीक होने के कारण इसका दैनिक तापांतर सर्वाधिक है। यह सूर्य की सबसे कम समय यानी 88 दिन की परिक्रमा पूरी करता है। ग्रीक लोग इसे अपोलो नाम से जानते हैं। बुध और शुक्र के कई उपग्रह नहीं है। यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है जो वर्ष में केवल 3 बार दिखाई देता है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या है, सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, यह बुध। अंतरिक्षयान मैगलन किस ग्रह पर भेजा गया, मंगल पर। मैगलन अंतरिक्षयान मंगल ग्रह पर भेजा जाता है। मंगल ग्रह की सतह लाल होने के कारण इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। इस ग्रह पर वायुमंडल अत्यंत विरल है। यह पृथ्वी के अलावा एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन की संभावना व्यक्त की जाती है। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस तथा डीमोस। मंगल ग्रह पर संयुक्त राज्य अमेरिका ने अंतरिक्षयान मैगलन को भेजा था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य पर भी जीवन की संभावना है, क्योंकि यहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। यह मंगल ग्रह दोस्तों। नेक्स्ट है, पृथ्वी की परिक्रमण धुरी, ध्रुवीय धुरी सदा झुकी हुई होती है दीर्घ वृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री कोण पर दोस्तों। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 डिग्री 30 मिनट झुकी हुई है। इस झुके हुए अक्ष के सहारे ही पृथ्वी धुरी पर लगभग 1000 मील प्रति घंटे की गति से चक्कर लगाती है। अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी को लगभग 24 घंटे का समय लगता है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं 45। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी पर से चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक फलक ही दिखाई देता है दोस्तों। बात बिल्कुल सही है। अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन का काल उसके पृथ्वी के चारों ओर घूमने के काल के बराबर होता है दोस्तों। तो कह रहे हैं क्या सही है,
ए तथा आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है दोस्तों। चंद्रमा की परिक्रमण एवं परिभ्रमण दोनों की अवधि दोस्तों 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट है। यही कारण है कि हमें चंद्रमा का एक भाग ही दिखाई पड़ता है। पृथ्वी से चंद्रमा की संपूर्ण सतह नहीं दिखाई पड़ती। चंद्रमा का केवल 59% भाग ही पृथ्वी से दिखाई पड़ता है। कितना? 59% दोस्तों दिखाई पड़ता है। चंद्रमा दीर्घ वृत्ताकार पथ में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो इस अवस्था को उपभू यानी कि इसको कहते हैं पेरिजी। क्या कहते हैं? पेरिजी कहते हैं, उपभू। चंद्रमा की पृथ्वी से सबसे दूरी की अवस्था उसे कहते हैं अपभू स्थिति, उसे कहते हैं एपोजी दोस्तों। क्या कहते हैं? एपोजी कहलाती है। जो सबसे पास की है, जो सबसे पास की सबसे निकटतम, ये चंद्रमा की बात हो रही है, चंद्रमा की, मून की, ना कि सन की। मून की मैं यहाँ लिखता हूँ, मून की बात हो रही है। तो मून की जो सबसे निकट स्थिति है उसको कहते हैं पेरिजी यानी कि उपभू, और जो सबसे दूर है उसे कहते हैं एपोजी यानी कि अपभू दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है दोस्तों? यह है आपका बुध ग्रह। बुध ग्रह है। बुध ग्रह सबसे कम समय में 88 दिन में सूर्य का एक पूरा चक्कर लगा लेता है। सूर्य का सर्वाधिक नजदीक स्थित ग्रह है दोस्तों कौन? बुध ग्रह दोस्तों। आप देख लो यहाँ पे पूरी क्रोनोलॉजी दी है। बुध को कितना टाइम लगता है? 88 दिन। शुक्र को 225 दिन। ये सब। पृथ्वी से निकटतम दूरी पर ग्रह है यह शुक्र। पृथ्वी से निकटतम दूरी पर ग्रह है शुक्र। पृथ्वी से निकटतम दूरी पर शुक्र ग्रह है। पृथ्वी शुक्र एवं मंगल के मध्य स्थित है दोस्तों। सूर्य से ग्रहों की दूरी देखा जाए तो बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, बीच में शनि, अरुण, वरुण है दोस्तों। पृथ्वी से ग्रहों की दूरी पृथ्वी से शुक्र है पहले, ठीक है, मंगल है, शुक्र के बाद मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि और अरुण, वरुण दोस्तों। किससे? पृथ्वी से। पृथ्वी स्थित है दोस्तों शुक्र एवं मंगल के मध्य में दोस्तों। निम्नलिखित ग्रहों को उनके सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या है? 2 यानी कि पृथ्वी, उसके बाद क्या है 3 यानी कि बृहस्पति, उसके बाद क्या है 4 यूरेनस, उसके बाद क्या है प्लूटो। क्या है दोस्तों? यह नंबर 1 2 हो गया पृथ्वी, नंबर 3 हो गया क्या बृहस्पति, नंबर 4 हो गया यूरेनस, नंबर 1 हो गया प्लेटो। पृथ्वी के परतः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी के परतः उपग्रह के समान आवर्त काल के साथ उसी की कक्ष में घूमती रहेगी दोस्तों। डी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन काफी अच्छे हैं, आप इनको बखूबी कीजिए, ठीक है, मिस मत कीजिए। पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से अगर कोई गेंद बाहर गिराई जाती है तो उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी की कक्ष में घूमती रहेगी दोस्तों। नेक्स्ट है 51। क्या है? ग्रहों के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? ये प्लेनेट की बात हो रही है। ये प्रकाशहीन होते हैं किंतु चमकते नहीं है। ये प्रकाशमान होते हैं, होते हुए भी चमकते हैं दोस्तों, यानी इनका अपना प्रकाश नहीं होता फिर भी ये चमकते हैं। जो ग्रह हैं ये खगोलीय पिंड होते हैं दोस्तों। ये स्वयं के प्रकाश से ना प्रकाशित होकर तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। हमारे सौर मंडल के सभी ग्रह एकमात्र तारे सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं दोस्तों। किससे? सूर्य के प्रकाश से। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करें, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या है? तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण है कि भ्रूकोण के अंदर की चक्कर धाराएं। ए इज द राइट आंसर। पृथ्वी के घूर्णन के कारण पृथ्वी का द्रव अवस्था वाला बाह्य कोर इलेक्ट्रिक धारा उत्पन्न करता है। इससे चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। पृथ्वी के गर्भ यानी कि आंतरिक कोर में ठोस एवं बाह्य कोर द्रव अवस्था में है दोस्तों, जिसमें लोह एवं निकल जैसे भारी तत्व पाए जाते हैं। चुंबकीय धाराएं पृथ्वी के उत्तरी एवं दक्षिणी, इसमें नॉर्थ एंड साउथ ध्रुवों से प्रवाहित होकर पृथ्वी के बाहर एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करती है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नासा के अनुसार मंगल ग्रह पर उपस्थित जीवन के अब तक पाए गए लक्षणों में समाहित है दोस्तों। यह है जल, जिप्सम और मीथेन दोस्तों। जल, जिप्सम और मीथेन क्या है दोस्तों? ये इंपोर्टेंट है, याद रखना कि नासा के हिसाब से मंगल ग्रह पर क्या है? जल है, जिप्सम है और मीथेन है। नासा के अनुसार मंगल ग्रह पर उपस्थित अब तक का पाए गए लक्षणों में जल, जिप्सम तथा मीथेन है। इसी कारण इस ग्रह पर जीवन की संभावना पाई जाती है। टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है शनि का दोस्तों। शनि यानी कि बृहस्पति के बाद सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल में शनि ग्रह के सबसे अधिक यानी कि 82, अब तो और ज्यादा हो गए दोस्तों, करीब 100 से ऊपर पहुंच गए, जिसमें टाइटन का नाम उपग्रह सबसे बड़ा है।
शनि ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं दोस्तों। बृहस्पति का वलय होता है सिलिकेटों का बना हुआ, सिलिकेटों का बना हुआ। किसका? बृहस्पति का जो वलय है वो सिलिकेटों का बना हुआ होता है दोस्तों। बृहस्पति के वलयों की खोज सर्वप्रथम 1979 में वाइजर फर्स्ट स्पेस प्रोब ने की थी। इन वलयों को जैवियन वलय कहा जाता है। ये सिलिकेटों के बने होते हैं। बृहस्पति के वायुमंडल में हल्की गैसें जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा अमोनिया पाई जाती है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है बृहस्पति। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसे लघु सौर तंत्र भी कहा जाता है। इसके वायुमंडल में मीथेन, हाइड्रोजन, हीलियम, अमोनिया जैसी गैसें पाई जाती हैं। समझ रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या है? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? सिंपल कारण है, इस पर गैस के अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है दोस्तों। जो पलायन वेग है उनके जो वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण इस पर गैस के अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होना, इसका पृथ्वी की निकटता से कोई संबंध नहीं है और ना ही सूर्य से प्रकाश प्राप्त करने से। पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करती है परंतु यहाँ पर वायुमंडल विद्यमान है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी क्या है दोस्तों? यह 384,000 किलोमीटर। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसकी पृथ्वी से औसत दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर है। यह लगभग 27 दिन और 8 घंटे में पृथ्वी की पूरी परिक्रमा करता है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 1.3 सेकंड का समय लगाता है। यहाँ वायुमंडल न होने के कारण गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से 6 गुना कम है। इसका हम एक भाग अर्थात 59% भाग ही देख पाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं यदि चंद्रमा की सतह से एक सेल पृथ्वी पर लाया गया है तो इसके भार में परिवर्तन होगा परंतु द्रव्यमान में नहीं। चंद्रमा की सतह से कोई सेल पृथ्वी पर लाया जाएगा तो इसके भार में परिवर्तन होगा परंतु द्रव्यमान में नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि भार परिवर्तित होता है, द्रव्यमान नहीं होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या है? मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य सूर्य के चतुर्दिक चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे टुकड़ों के समूह को कहते हैं क्षुद्र ग्रह। मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे टुकड़े के समूह को एस्टेरॉयड यानी कि क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। इटली के खगोलविद गुसेपी पियाजी ने 1 जनवरी 1801 के पहले या सबसे बड़े क्षुद्र ग्रह यानी कि अवांतर ग्रह सिरिस की खोज की। पलास, जूनो तथा वेस्टा अन्य बड़े अवांतर ग्रह हैं। क्षुद्र ग्रह में सिरिस सर्वाधिक चमकीला एवं व्यास विशाल है जिसका व्यास 1025 किलोमीटर है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ ग्रहों के सतह ताप नीचे दिए गए हैं, इंगित में से प्लूटो का कौन सा है दोस्तों? यह -230 डिग्री से। 9 ग्रहों में शामिल प्लूटो को 2006 ईस्वी में ग्रहों की सूची से निकालकर बौना ग्रह की सूची में डाल दिया गया। सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित प्लूटो का तापमान -230 डिग्री है। इस ग्रह पर बहुत पतला वायुमंडल है। किस पर दोस्तों? -230 है प्लूटो पर, याद रखना। इस ग्रह पर बहुत पतला वायुमंडल है जिससे नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड गैसें हैं। जब प्लूटो परिक्रमा करते हुए सूरज से दूर हो जाता है तो उस पर ठंड बढ़ जाती है दोस्तों। क्या हो जाती है? ठंड बढ़ जाती है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या है? नेक्स्ट है आपका पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई लगभग दोस्तों 3.5 बिलियन वर्ष पहले। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति लगभग 3.5 बिलियन वर्ष पहले हुई थी, जबकि पृथ्वी की उत्पत्ति 4.5 बिलियन वर्ष पहले हुई थी दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित नहीं है दोस्तों? यह सौर किरणित ऊर्जा यानी कि सौर विकिरण। विषुव आयन पृथ्वी की सौर से अपसौर या अपसौर की स्थिति होती है। क्या होती है? पृथ्वी की सौर से दूरी अपसौर होती है। जो अधिक होती है पृथ्वी सूर्य से अधिक दूरी पर होती है उसे अपसौर कहते हैं और जो कम दूरी होती है उसे उपसौर कहते हैं। ठीक है। पृथ्वी की कोलन अक्ष की तिरकता और पृथ्वी की कक्षा की उत्केंद्रता इत्यादि जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित है, किंतु सौर किरणित ऊर्जा उससे संबंधित नहीं है दोस्तों। तो सौर किरणित ऊर्जाएं उससे संबंधित नहीं है। डी इज द राइट आंसर। अब दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं की। देखो हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, जैसा कि आपने आरओ एआरओ में देखा कि फैक्चुअल डेटा फैक्ट वाले क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, इनको आप मिस नहीं कर सकते। यूपी स्पेशल के भी बहुत सारे क्वेश्चन है, सेंसस के भी बहुत सारे क्वेश्चन है, आप इनको भाई बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। बारीकी से देखना होगा, कभी भी क्वेश्चन पेपर का पैटर्न चेंज किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अक्षांश और देशांतर रेखाओं की।
फिलहाल हम कंप्लीट कर चुके हैं ज्योग्राफी, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है उसका पहला चैप्टर दोस्तों। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। आप अपना भला करने की सोच रहे हैं तो उससे पहले किसी दूसरे का भला करने का सोचिए दोस्तों, आपका भला स्वतः 100% होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड जय हिंद दोस्तों।